चलिए आज वीडियो में फुल फ्लेजेड हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेंगे। ये वाली वीडियो देखने से पहले आई रिकमेंड कि आप एलडीआर से एक बार फॉर्मेट पढ़ के, एडजस्टमेंट्स पढ़ के, और एडजस्टमेंट की जो एक 6 मिनट्स वाली वीडियो है, अगर वो वीडियो आप देख के वाली वीडियो देखोगे तो थोड़ा सा और बेटर समझ आएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट की वीडियोस देख लो, एलडीआर से एक बार फॉर्मेट पढ़ लो, एडजस्टमेंट्स पढ़ लो, एंड देन वॉच दिस वीडियो। खैर जो सीएफएस का फॉर्मेट है वो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं पूरा, बट फिर भी एक बार आप पढ़ के आएंगे थोड़ा सा बेटर समझ। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है? सबसे पहले यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में किस नाम से दिया होता है? सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पी एंड एल। इस नाम से आप बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट दिया होता है। नेट प्रॉफिट के अंदर आप क्या क्या चीज़ें प्लस करते हैं? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, proposed dividend and provision for tax की शॉर्ट फॉर्म आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग एक एक बारी सीएफएस पढ़ चुके हो। तो एक नई चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ इसमें, एक नई चीज़ सीखेंगे इसमें, दैट इज कि अगर आपको रिफंड ऑफ इनकम टैक्स मिल रहा है तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स यहाँ पे माइनस हो। ठीक है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इज सब्ट्रैक्टेड हेयर, बट बहुत ही ज़्यादा रेयर आइटम है ये। बट चल हमने चीज़ें दो दो तीन तीन बारी कर ली है तो अब रेयर चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट वी गेट कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के नीचे क्या क्या आता है? डेप्रिसिएशन, amortization of goodwill और पेटेंट्स। गुडविल या पेटेंट्स अगर amortize हो रहे हैं, मतलब अगर गुडविल और पेटेंट्स कम हो रहे हैं तो वो यहाँ पे आते हैं। गुडविल और पेटेंट्स कम हो रहे हैं तो हम यही एज्यूम करते हैं कि वो amortize हो रहे हैं, हम उनको सेल नहीं कर रहे, amortize हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, किसी भी टाइप का इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी भी टाइप का इंटरेस्ट एक्सपेंस हो तो वो यहाँ पे आएगा। माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एंड माइनस अगर इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम कैसे हो सकती है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है तो इंटरेस्ट इनकम होती है। इसकी शॉर्ट फॉर्म आप याद रख सकते हैं, स्लिप। ठीक है, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इंटरेस्ट इनकम लास्ट में माइनस होती है। तो दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद आपको क्या मिलता है? आफ्टर दिस यू गेट, इस सबको सॉल्व करने के बाद मैं यहीं पे लिख देता हूँ एडजस्ट करके, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नीचे क्या क्या आता है? लेट्स सी।
ऐड करते हैं हम अगर करंट एसेट्स कम हो रहे हैं या करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, क्योंकि डेटर्स अगर कम होंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, और अगर हम लोन लेंगे तो भी पैसा आएगा। माइनस करते हैं अगर करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, इन्वेंट्रीज खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, और लोन रीपे करेंगे तो भी पैसा जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे टैक्स पेड दिखाते हैं। टैक्स पेड लास्ट में शो करना है, आप ऊपर नीचे शो नहीं कर सकते, लास्ट में ही शो करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे ऑपरेटिंग का कंप्लीट। इसके बाद यू हैव इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस होता है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो। परचेज अगर हमने करें फिक्स्ड एसेट्स तो वो माइनस होगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस, फॉर द ऑब्वियस रीजंस, कुछ भी हम खरीदते हैं तो माइनस होता है और कुछ हम बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, और प्लस होगा। अब ध्यान से देखना, ये रेंट रिसीव अगर हमने किया है, डिविडेंड या इंटरेस्ट अगर हमने रिसीव किया है, तो वो इन्वेस्टिंग में प्लस होता है। ऑब्वियसली अगर डिविडेंड इंटरेस्ट हम पे करते हैं तो वो फाइनेंसिंग में आता है, बट डिविडेंड या इंटरेस्ट अगर हमने रिसीव किया है, दैट विल कम इन दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लास्ट वन फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में शेयर्स, डिबेंचर्स एंड लोन रिलेटेड चीजें, इशू ऑफ शेयर प्लस इशू ऑफ डिबेंचर्स भी प्लस, अगर बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है तो वो भी प्लस, अगर रीपेमेंट करी है बैंक लोन की या शेयर्स की या डिबेंचर्स तो वो माइनस होगा। किसी भी तरीके का डिविडेंड या इंटरेस्ट अगर पे किया गया है तो वो फाइनेंसिंग में माइनस होता है, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर विद द फॉर्मेट। अब सिर्फ 2 मिनट लगा के फॉर्मेट याद कर लो, इतना डिटेल में फॉर्मेट याद नहीं करना, ये तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सिर्फ कितना याद करना है कि शेयर्स, डिबेंचर्स और लोन रिलेटेड चीजें फाइनेंसिंग में आएंगी। ठीक है, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन रिलेटेड चीजें फाइनेंसिंग, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन रिलेटेड चीजें फाइनेंसिंग में। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, नॉन करंट एसेट्स जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं वो सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। डिविडेंड्स एंड जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट के नीचे जाता है, नेट प्रॉफिट सबसे ऊपर आता ही है। ठीक है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नीचे, जिन्होंने रेशियोज कर लिया उनको पता होगा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नीचे, और ईवाई के नीचे डेप्रीसिएशन और लॉस आता है। ठीक है, डेप्रीसिएशन एंड लॉस इतना याद रख लो, बाकी एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल जब आप क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते खुद ही याद हो जाएगा। तो 4 पॉइंट्स क्या याद रखने हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स और लोन रिलेटेड चीजें फाइनेंसिंग में, नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टिंग में, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नीचे क्या क्या आएगा, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, और नेट प्रॉफिट के नीचे क्या क्या आएगा, डिविडेंड्स एंड जनरल रिजर्व। ठीक है, इतनी 4 चीजें याद करके, और फॉर्मेट में जो हेड्स हैं ये वाले, ये ऑब्वियसली आपको याद होने चाहिए। ये इतना तो याद करके चलोगे। ठीक है, इतना याद होना चाहिए अंदर क्या क्या आता है। अगर आप इतना बेसिक भी जान लोगे कि यहाँ पे लोन रिलेटेड, डिबेंचर रिलेटेड, शेयर रिलेटेड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड्स और जनरल रिजर्व, और यहाँ पे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन और लॉस, तो ये 5 चीजें भी अगर आप याद करके चलोगे तो यू कैन डू द क्वेश्चन। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर ईयर 24-25 के हिसाब से पेज नंबर 4.119 है, पेज नंबर 4.119, क्वेश्चन नंबर
ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्वेश्चन में पढ़ लेना। जरूरी नहीं है कि हर बार ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तीनों आएगा, हो सकता है सिर्फ इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आया, आप ऑपरेटिंग ऐसे ही बना दो। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के स्टार्ट करना कि क्वेश्चन में बनाना क्या है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 50, सिर्फ दो एडजस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें हमको क्वेश्चन रोकना पड़ता है, एक प्रोविजन फॉर टैक्स की और एक फिक्स एसेट्स की। उसके अलावा सारी एडजस्टमेंट्स बाद में हो सकते हैं, क्वेश्चन रोकने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे हम फ्लो में। क्वेश्चन नंबर 50 में शेयर कैपिटल दिया है, शेयर कैपिटल के साथ नोट भी दिया, तो नीचे जाके नोट देखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख हो रहा है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल इशू ऑफ शेयर्स 4 लाख से 5 लाख हो रहा है, 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो रही है 1,50,000 से 1 लाख हो रही है, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल -50,000। देन वी हैव रिजर्व एंड सरप्लस, उसका भी नोट है। रिजर्व एंड सरप्लस में पहली आइटम है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम फाइनेंसिंग में ही आती है, सिक्योरिटी प्रीमियम फाइनेंसिंग में ही आती है, शेयर्स और डिबेंचर्स रिलेटेड है इसलिए 10,000। जनरल रिजर्व 30,000 है और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पी एंड एल 18,000 है। सबसे ऊपर नेट प्रॉफिट में सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पी एंड एल में 18,000 एंड देन इसके नीचे जनरल रिजर्व 30,000 का। आफ्टर दैट ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स 88 से 1,22,000 हो रहे हैं। ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटीज हैं इसलिए वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नीचे आएंगे। इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए हम प्लस करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एसेट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम कैश फ्लो में प्लस करेंगे और एसेट्स इंक्रीज होंगे तो कैश फ्लो में माइनस करेंगे। तो ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे हैं, हमने प्लस किया। आफ्टर दैट वी हैव शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नीचे नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स दी है और नीचे एडजस्टमेंट्स में प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट भी है। तो अकाउंट बना के देखेंगे। आओ, प्रोविजन फॉर टैक्स क्योंकि लाइबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस है 40,000, एडजस्टमेंट वाली वीडियो देख के आना, बेटर समझ आएगा। ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया बाय बैलेंस बीडी 40,000, टू बैलेंस सीडी 50,000। उसके बाद नीचे आपको दिया हुआ टैक्स पेड 35,000, तो टू बैंक टैक्स पेड में 30,000, ये आ गया टोटल। टैक्स पेड इज 35, सॉरी 35, टोटल इज 85। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास क्या आता है, प्रोविजन आता है। अब यहीं से एक और चीज सीखेंगे कि अगर टैक्स पेड लिखा है तो टैक्स पेड है, लेकिन अगर टैक्स प्रोवाइडेड लिखा है तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स है। अगर टैक्स प्रोवाइडेड लिखा होगा तो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, टैक्स पेड। टैक्स पेड कहाँ आता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में सबसे नीचे। ये क्या है, प्रोविजन मेड। प्रोविजन मेड कहाँ आता है, नेट प्रॉफिट में सबसे ऊपर प्लस। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सबसे नीचे टैक्स पेड माइनस 35,000 एंड सबसे ऊपर प्रोविजन 45। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसकी भी एडजस्टमेंट बना लेते हैं, आ जाओ। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एडजस्टमेंट।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट्स हैं, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डेबिट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑन टू दी क्रेडिट साइड. 3,70,000 ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस CD 2,80,000. अब लिखा है एडजस्टमेंट्स में कि मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 जिस पे डेप्रिसिएशन 30,000 था उसको हमने 10 में बेचा. 50 की मशीनरी थी, 30 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, कितना हो गया 20. कितने में बेचा है 10 में, तो सेल भी 10 की और लॉस भी कितने का हुआ 10 का, राइट. अब डेप्रिसिएशन में आपके पास कंफ्यूजन है कि डेप्रिसिएशन में 30 लिखें या जो नीचे 20 लिखा है 20 लिखें. बेटा 30 तो प्रीवियस ईयर्स में लग चुका है, यहाँ पे हमको 20 लिखना है, ठीक है. 30 नहीं लिखेंगे 20 लिखेंगे. 30 सिर्फ लॉस कैलकुलेट करने के लिए, लॉस 30 से ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन में यहाँ पे 20 लिखेंगे. सो दिस इज 4,10,000 एंड 4,10,000 वेट आई एम सॉरी, ओपनिंग क्लोजिंग मैंने उल्टे डाल दिए. ओपनिंग बैलेंस 2,80,000 है, क्लोजिंग 3,10,000 है. 3,80,000 is the opening balance, closing 3,70,000. हमेशा जो आपको गिवन होगी, ठीक है. इस वेरिएंट में दो वेरिएंट होते हैं मशीनरी अकाउंट के, जिसमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है, उसमें एडजस्टमेंट में जो दी हुई है वही लिखनी है करंट ईयर की, एक्यूमुलेटेड नहीं लिखनी. दो वेरिएंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दूसरा वेरिएंट डिस्कस करेंगे. करंट ईयर वाली लिखनी होती है, एडजस्टमेंट वाली. हाँ हाँ जी. So this is 4,10,000 minus 2,80,000. कोई वेरिएंट नहीं है. 4,10,000 ओके. तो अब पुट करते हैं. मशीनरी अकाउंट से चार चीजें डालनी होती हैं. पहली चीज ये सेल, लॉस, डेप्रिसिएशन एंड परचेज. सेल परचेज कहाँ डालेगा, इन्वेस्टिंग में. तो परचेज डालेंगे इन्वेस्टिंग में. कितने का परचेज है, 1,30,000 का. सेल 10,000 की. यहाँ डेप्रिसिएशन और लॉस. डेप्रिसिएशन कितने का 20,000 का और लॉस कितने का 10,000 का. इसके बाद है इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स में 1,15,000 से 90 की हो रही है गुडविल, तो एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है, बस कर देंगे ऑफ गुडविल. $25,000. 1,15,000 से 90 हो रही है, 25,000. नेक्स्ट इज करंट इन्वेस्टमेंट्स. करंट इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होते हैं, ठीक है. तो इसको हम कहीं पुट नहीं करते, लास्ट में एडजस्ट करते हैं. इन्वेंट्रीज 1,00,000 से 1,82,000 हो रही है. इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रही है, तो हम माइनस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेंट्रीज खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, -82 होगा. ट्रेड रिसीवेबल सेम है, 1,57,000 से 1,57,000, कुछ नहीं करेंगे. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को लास्ट में एडजस्ट करते हैं. आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स पे. प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड. प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का लेते हैं, 2 साल के दिए होते हैं, हमेशा प्रीवियस ईयर का लेते हैं. तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का है 50,000. तो प्रपोज डिविडेंड की ट्रीटमेंट यहाँ पे माइनस होता है, और सबसे ऊपर नेट प्रॉफिट में प्लस होता है. नेक्स्ट मशीनरी की हो गई, डेप्रिसिएशन की हो गई. इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड भी यहाँ पे माइनस होता है. $20,000. सबसे ऊपर यहाँ पे 20,000, ठीक है.
वी आर डन विद द क्वेश्चन। आओ अब सबसे मुश्किल चीज जो आप लोगों को लगती है कि क्लोज कैसे करें, तो आओ क्लोज करना सीखे। क्लोज कैसे करना, इनको ऐड करेंगे। दिस इज 1,63,000। 1,63,000 प्लस 55 प्लस 55 2,18,000 and then final answer we have 1,35,000। ठीक है, इनको ऐड किया 1,63,000 प्लस 55 2,18,000 प्लस 34 माइनस 82 माइनस 35 1,35,000। ठीक है, ये आपके पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग माइनस 1,20,000 एंड यहाँ पे 50-50 कटा 1 लाख से माइनस 10,000। ठीक है, अब देखते हैं नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो 1,35,000 में से 1,30,000 माइनस 5,000, इसमें हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के ओपनिंग बैलेंस क्या है? 81 और 15। 81 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के, 15 करंट इन्वेस्टमेंट्स के। तो 96 प्लस करेंगे इसमें 96, आंसर आएगा हमारा 1,01,000। वी कैन चेक दिस कि यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, 91 प्लस 10,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश। ठीक है, ऐसे हमारा पूरा क्वेश्चन डिस्कस होता है। यहाँ पे हमने मशीनरी का वेरिएशन 1 डिस्कस किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में हम मशीनरी का वेरिएशन 2 डिस्कस करेंगे। उसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का भी हमको अकाउंट बनाना है एंड देन वी हैव टू एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आल्सो इन दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से। वी विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे इन्वेस्टिंग चलो स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट्स कहाँ पे रुकेंगे हम? सिर्फ मशीनरी वाले एडजस्टमेंट पे रुकेंगे, उसके अलावा हमको कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कोई नोट नहीं है। 12 लाख से 16 लाख हो रहा है, तो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। फोर लाख। देन रिजर्व एंड सरप्लस में नोट दिया हुआ है आपको। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अगेन कहाँ पे आएगा? फाइनेंसिंग में। जनरल रिजर्व 2,40,000 से 3 लाख हो रहा है। नेट प्रॉफिट में आएगा एंड सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ P&L कितना है? 2 लाख से 3,40,000 1,40,000। नेट प्रॉफिट इज 40, general reserve is 60,000. नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख से 3,20,000 हो रही है। डिवेंचर्स तो यहाँ पे लिखेंगे 10% डिवेंचर्स
1,20,000। और इसकी एडजस्टमेंट भी पढ़ लेते हैं, इस पे इंटरेस्ट लगा लेते हैं। डिबेंचर्स 1,20,000 की इशू हो रहे हैं, बट लिखा हुआ है, ओके ये क्या आ गया भाई, ये तो नहीं आता मेरे को हटाना। तो डिबेंचर्स 1,20,000 की इशू हो रहे हैं, और नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट्स में कि डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च, मतलब साल की लास्ट डेट पे इशू हुए हैं। अगर साल की लास्ट डेट पे डिबेंचर्स इशू हुए हैं तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि जो 1,20,000 के इशू हुए हैं वो लास्ट डेट पे इशू हुए हैं, तो पूरे साल के लिए तो 2 लाख के ही थे, तो 2 लाख पे 10% लगेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स यहाँ माइनस 20,000 एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स यहाँ पे EOI के नीचे प्लस। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हम बैंक लोन रीपे कर रहे हैं, बैंक लोन रीपे कर रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, करंट लायबिलिटी है, लेकिन आएगा फाइनेंसिंग में, लोन रिलेटेड है ना। क्रेडिटर्स लोन नहीं होते, हम क्रेडिटर्स से पैसा नहीं लेते, उनसे हम गुड्स लेते हैं उधार पे, बट यहाँ पे हम लोन ले रहे हैं तो फाइनेंसिंग में ही आएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन है, तो बैंक लोन माइनस लोन आएगा तो फाइनेंसिंग में ही आएगा। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स 1,80,000 से 1,50,000 हो रहे हैं, तो माइनस में 30,000, लायबिलिटीज बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, आओ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के एडजस्टमेंट देख लें। दो अकाउंट्स बनते हैं इसमें, दो अकाउंट्स कब बनेंगे कैसे पता लगेगा, जिसमें भी मशीनरी के नीचे एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन दिया हो वहां पे दो अकाउंट्स ही बनेंगे, मतलब एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन भी दिया हो और नीचे एडजस्टमेंट्स भी दी हो, दोनों कंडीशंस अगर हो तो दो अकाउंट्स बनेंगे। ऊपर मशीनरी का अकाउंट, नीचे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे मशीनरी, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मशीनरी के लिए बैलेंस डालेंगे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी इज 14 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 21 लाख 40, 14 लाख 21 लाख। ओके, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी costing 1,40,000, depreciation provided 1,10,000 was sold for 20,000। 1,40,000 की मशीनरी थी, 1,40,000 की मशीनरी थी, 1,10,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, 30 की हो गई, 30 वाली मशीनरी हमने 20 में सेल करी है तो 10 का लॉस है, तो यहाँ पे बाय बैंक में 20 सेल जितने से हुआ है, बाय P&L में जितने का लॉस हुआ है, और यहाँ पे क्योंकि हम दो अकाउंट्स बना रहे हैं तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर वाला डेप्रिसिएशन ही आता है, ठीक है। जो हम सिंगल मशीनरी अकाउंट बनाते हैं उसमें करंट ईयर का आता है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का ही आएगा, किस नाम से, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दैट इज 1,10,000, जो हाँ एडजस्टमेंट में दिया है। दिस इज 22,80,000, दिस इज टू बैंक में परचेज आ जाएगी आपके पास 8,80,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो बैलेंसेस डालेंगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस डालेंगे हम यहाँ पे कितने का, 1,90,000 का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,90,000 इज द ओपनिंग बैलेंस एंड 2,40,000 क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस शीट। जितना हमने डेप्रिसिएशन यूज किया ऊपर 1,10,000 का, उतना यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी में 1,10,000 के नाम से, और जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा वो यहाँ से आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से 1,60,000। तो अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस में एक बहुत अच्छा वेरिएशन देखने को मिलता है। वो वेरिएशन ये है कि बुक में तो आपको ये दिया है कि यहाँ पे 1,10,000 है, यहाँ 1,10,000 आएगा, और यहाँ से डिप्रेशन आप निकाल लोगे, जो कैश फ्लो में डिप्रेशन डालोगे ये वाला डालोगे, ठीक है। जब हमने प्रॉपर डिप्रेशन अकाउंट बनाया है तो जो वहाँ से निकला वो डालेंगे ना, ये तो सेल है ही, ये लॉस है और ये परचेज है, ये वाला डिप्रेशन कहीं नहीं डालेंगे।
अब बोर्ड क्या करता है, आपको ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं देता, डेप्रिसिएशन दे देता है करंट ईयर का, और एक्यूमुलेटेड निकालना होता है। बुक में एक्यूमुलेटेड से करंट ईयर का निकालना होता है, और बोर्ड पेपर्स में देखने को मिला है कि आपको करंट ईयर का दे देता है और एक्यूमुलेटेड निकालना होता है। ठीक है, तो अगर एक्यूमुलेट डेप्रेशन दिया है पेपर में बैलेंस शीट के अंदर, और नीचे एडजस्टमेंट्स में डेप्रेशन को दी करंट ईयर दिया है, करंट ईयर का डिप्रेशन यहाँ आएगा और वहां से एक्यूमुलेट डिप्रेशन निकलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास है चाबी। 5 मिनट। ओके, तो हमको यहाँ से सेल मिल गई, लॉस मिल गया, परचेजेस मिल गई, एंड डेप्रिसिएशन मिल गई। ठीक है, अब इसको पुट करें सीएफएस में। सेल कितने की थी? 20 की। परचेज कितने की थी? 8,80,000 की। लॉस कितने का था? 10 का। और डेप्रीसिएशन कितने का था? 1,60,000 का। ठीक है, चलो अब इसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, उसका भी अकाउंट बनाना है, बिल्कुल मशीनरी की तरह बनता है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल परचेज। बताओ। अच्छा, अकाउंट बनेगा, बनाना है कैसे पता लगेगा? अगर नीचे एडजस्टमेंट दिया तो। ठीक है, किसी भी एसेट के नीचे एडजस्टमेंट दिए तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डालते हैं, 2,70,000, 2,00,000, टू बैलेंस डी 2,70,000, बाय बैलेंस बी, बाय बैलेंस सी डी 2,00,000। सॉरी, उल्टे डाल दिए, 2,00,000 और 2,70,000। क्या कर रहा है यार? टू लाख 2,70,000। चलो अब लिखा है एडजस्टमेंट्स में कि इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग 80 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16। तो अगर 80 वाली इन्वेस्टमेंट 16 के प्रॉफिट पे सेल करी हैं, मतलब 96 सेल करी हैं, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? टू P&L में गेन आ जाएगा, गेन इस साइड पे आता है, 16 का गेन आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 3,66,000 माइनस 2,16,000, 1,50,000 की परचेज आपके पास गेन आ जाएगी। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ डालेंगे? लॉ, गेन, परचेज एंड सेल। आओ डालें। गेन कितने गेन हुआ था? 16 का। परचेज की परचेज थी 1,50,000 की। सेल, ये दोनों सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, और ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स की सेल परचेज। ठीक है, लिख लेना प्रॉब्लम। सेल 96। ओके, देन वी हैव करंट इन्वेस्टमेंट्स, कहीं नहीं डालनी। ट्रेड रिसीवेबल्स 4,00,000 से 1,80,000 हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो प्लस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं तो प्लस करेंगे 2,20,000 से। एंड देन लास्ट में दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तीनों एडजस्टमेंट्स हम देख चुके हैं कि भी टोटलिंग ऐसे ही करनी है, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ टोटल ऑफ ऑपरेटिंग, टोटल ऑफ इन्वेस्टिंग, टोटल ऑफ फाइनेंसिंग, नेट कैश फ्लो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करेंगे, देन विल गेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। इसमें बस एक आइटम आती है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व कहीं भी नहीं डालनी होती। ठीक है, और अगर ऐसा लिखे कि गेन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, तो वो गेन भी कहीं नहीं डालना होता। ठीक है, गेन हम यहाँ पे तो लिखेंगे टू फाइंड आउट द परचेज एंड ऑल, बट गेन कैश फ्लो में कहीं नहीं डाल। ठीक है,
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 49, देख सकते हैं आप आराम से। एंड करो प्रैक्टिस। इलस्ट्रेशन 51, सॉरी क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 50 एंड 49, इन तीनों क्वेश्चन को करके आपके ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे।